चैप्टर 13। ध्यान का केंद्र बनना अच्छा नहीं था। न केवल वह सुर्खियों में रखे जाने पर असहज महसूस करेगा, बल्कि वह इस अजीब घटना के बारे में दूसरों को भी नहीं बताना चाहता था। क्या पुरानी कहावत कुछ ऐसी नहीं है, अनावश्यक रूप से खुजलाने से सफाई के लिए अधिक पपड़ी बन जाती है, या ऐसा ही कुछ। वह यथासंभव चुपचाप अपने स्टेट अंक बढ़ाना चाहता था। और अब मेरे लिए अस्पताल छोड़ना भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुक्र है, परीक्षणों से पता चला कि वह सामान्य और स्वस्थ था। मतलब, वह जब चाहे तब जा सकता था। नहीं, एक मिनट रुके, ऐसा महसूस हुआ कि अस्पताल और एसोसिएशन दोनों ही चाहते थे कि वह सबसे पहले चला जाए। खैर, उसके जैसे मामूली रैंकी पर अस्पताल शुल्क के रूप में इतना पैसा खर्च करना बर्बादी होगी। एस रैंक वाले शिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों में से एक ये था कि सरकार उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी खर्चों का भुगतान करती थी। निस्संदेह, जहां तक जिनवू का संबंध है, ये किसी अन्य ब्रह्मांड में घटित होने वाली कहानी थी। इसलिए उसने सोचा कि अभी इस अस्पताल को छोड़ना इतना बुरा विचार नहीं होगा। और कुछ ऐसा था जिसकी वह पुष्टि भी करना चाहता था। अब मैंने इसे कहां रखा? जिनवू ने अपनी जेबें टटोली और कुछ निकाला। वह सुनहरे रंग में चमकती हुई चाबी थी। इसमें इतना सरल डिजाइन है कि इसे साधारण नजर में एक सहायक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। जिनवू ने चाबी को वापस अपनी जेब में सुरक्षित करने से पहले बहुत देर तक उसका अवलोकन किया। जब वह डिस्चार्ज होने के बीच में था, एक निश्चित युवा महिला नर्स जल्दी से वहां भागी जहां वह था। मिस्टर सेओंग जिनवू, क्या आप आज छुट्टी पाने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्षमा करें। हाँ, मैं तैयार हो रहा हूं। वह उसकी देखभाल की प्रभारी नर्स चोई युराह थी। जब युराह ने उसकी पुष्टि सुनी तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जिनवू को पता नहीं क्यों, इसलिए वह केवल भ्रमित होकर वहीं खड़ा रह सका। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कहीं कोई गलती की है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। युराह ने एक छोटा सा मेमो पैड निकालने से पहले थोड़ा झिझकी। अगर आप मुझे अपना संपर्क नंबर देंगे तो क्या ठीक रहेगा? मेरा संपर्क नंबर? हाँ, केवल तभी जब आप इससे सहमत हो। क्या ऐसे कुछ परीक्षण परिणाम हो सकते हैं जिन्हें बाद की तारीख में भेजने की आवश्यकता हो, या कुछ और? जिनवू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मेमो पैड ले लिया। हालांकि उसे उससे केवल एक मेमो पैड मिला और कुछ नहीं। जब जिनवू ने उसे घूरकर देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बात है? ओह ठीक है, एक कलम लिखने के लिए। आह, कृपया प्रतीक्षा करें। वह यहां पहुंचने की जल्दी में भूल गई होगी। युराह घबरा गई और जल्दी से पलट गई। ओह, एक मिनट रुको, एक कलम है ना? उसे ज्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा। इससे पहले कि कोई इस पर ध्यान देता, वह पहले से ही एक कलम पकड़ चुका था। जैसे ही उसने अपनी इन्वेंटरी में चुपचाप रखी कलम के बारे में सोचा, वह स्वतः ही उसके हाथ में आ गई। एक बार जब कोई वस्तु इन्वेंटरी में रख दी गई, तो वह अकेले अपने विचारों से उसे स्वतंत्र रूप से पुनः प्राप्त कर सकता था। इन्वेंटरी की वह कितनी सुविधाजनक सुविधा थी। अपने हाथ में कलम की पुष्टि करते हुए जिनवू ने युराह को बुलाया। मैंने देखा और सौभाग्य से मेरे पास एक कलम थी। सच में? वाह, क्या राहत की बात है। युराह ने अपनी छाती पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। जिनवू उस पर मुस्कुराया और उसने अपना फोन नंबर लिख दिया। यह अब हर समय होता रहा है। यादृच्छिक बॉक्स से निकलने वाली वस्तुएं हमेशा उन्हें प्राप्त करने के तुरंत बाद किसी न किसी प्रकार का उपयोग करती थीं। रेनकोट निकला तो अगले दिन बारिश हुई। अस्पताल में बेवजह पेपर कप खत्म होने से एक दिन पहले उसे एक कप मिला था। बेशक बिना किसी स्पष्ट उपयोग के बैंड एड जैसी चीजें कभी कभी सामने आ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे काम में आती हैं। ये रहा। युराह को जिनवू से मेमो पैड वापस मिला, जिसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव अंकित था। फिर उसने भी अपना सिर झुका लिया। कृपया अब से मेरा ख्याल रखें। ओह, निश्चित बात है। मैं भी। युराह इधर उधर घूमी और जल्दी से कहीं गायब हो गई। जिनवू ने उसे वापस जाते हुए देखा और अपना सिर इधर उधर झुकाया। वैसे वह मुझसे कैसे उम्मीद करती है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा? शुरुआत से ही वह बहुत प्यारी नर्स थी, फिर भी वह विनम्र भी थी। जिनवू ने ऐसा सोचा और तरोताजा, हवादार दिमाग के साथ अस्पताल छोड़ दिया। उसने जिस पहली जगह का दौरा किया वह हंटर एसोसिएशन का मुख्यालय था, जो सियोल के गुरु जिला में स्थित था। हंटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन विशेष घटकों के साथ डिजाइन किए गए थे, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए उसे एसोसिएशन में इसके लिए आवेदन करना पड़ता था। एसोसिएशन कर्मचारी ने कंप्यूटर मॉनिटर की ओर देखते हुए बात की। लगता है आपका फोन 2 सप्ताह बाद ही उपलब्ध हो जाएगा। मुझे क्षमा करें। इतना लंबा क्यों? जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं।
जब भगवान की मूर्ति उसका पीछा कर रही थी तो उसका पुराना फोन टुकड़े टुकड़े हो गया था। हालांकि अब उसे नए फोन के आने के लिए 2 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। यदि आपको तुरंत फोन की आवश्यकता है तो हम आपको अस्थायी आधार पर ऋण दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोग के लिए शुल्क 50,000 है। 50,000 वॉन। वह खरीद नहीं रहा था, बस इसे थोड़ी देर के लिए किराए पर ले रहा था, फिर भी इसकी कीमत इतनी अधिक थी। यदि उसने अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में सोचा तो ये बहुत बड़ा खर्च था। खैर, ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे वैसे भी संपर्क करेगा। यदि एसोसिएशन किसी के स्मार्टफोन पर पकड़ पाने में विफल रहता है तो वे इसके बजाय घर पर कॉल करेंगे। इसलिए उसके पास अभी पैसे खर्च करने और अपने लिए एक अस्थायी फोन खरीदने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। जिन वू ने अपना सिर हिलाया। मैं बस इंतजार करूंगा। मैं समझता हूं। जैसे ही आपका प्रतिस्थापन फोन आएगा, हम इसे सीधे आपके निवास पर भेज देंगे। धन्यवाद। जिन वू जाने के लिए उठा। यही उसका कारोबार होता था। उसने डेली क्वेस्ट पहले ही पूरा कर लिया था जो हर दिन प्रदर्शित होने में कभी असफल नहीं होता था, और एसोसिएशन में नए फोन के लिए आवेदन भी उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से समाप्त हो गया। जिन वो एसोसिएशन भवन से बाहर निकला और सुनहरी चाबी को फिर से बाहर निकाला। क्या अब इस छोटे आदमी की जांच करने का समय आ गया है? कुंजी पर जानकारी हरे अक्षरों में तैरने लगी। आइटम कालकोठरी कुंजी। दुर्लभता ई। प्रकार कुंजी। एक कुंजी जो आपको तत्काल कालकोठरी में स्थानांतरित कर देगी। इसे हापजोग सबवे स्टेशन के तीसरे निकास पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे यह चाबी डेली क्वेस्ट पुरस्कार के रूप में मिले यादृच्छिक बक्सों में से एक के अंदर मिली। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि वहां से चाबी क्यों निकलेगी, लेकिन एक बार जब उसने दुर्लभ श्रेणी देखी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। यह भी एक कारण था जिसके चलते उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तत्काल कालकोठरी की प्रवेश कुंजी। चाहे इसे तत्काल कहा जाए या न कहा जाए, कालकोठरी तो कालकोठरी ही होती है। अगर बात कालकोठरियों की होती तो उसके संबंध में उसके पास बहुत सारी दर्दनाक यादें होती। इस बार उसने ई रैंक वाले छापे में भाग लिया और इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि उसे 1 सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। उस समय वह अपने साथ गए साथियों के कारण जीवित रहने में सक्षम था। लेकिन अगर वह किसी कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए इस कुंजी का उपयोग करता है तो इसका मतलब है कि उसे अकेले ही इसमें प्रवेश करना होगा। अपना मन बनाने से पहले उसने काफी देर तक विचार विमर्श किया। मुझे यकीन है कि जब तक मैं अंदर झांक कर देखूंगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर चीजें खराब होती तो आखिरकार उसे बस भागना होता। वह पिछले कुछ समय से हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ रहा था, इसलिए वास्तव में उसे भागने का पूरा भरोसा था। इसे बहुत हल्के में लेना उनकी गलती थी। एक दीवार मुझे रोक रही है। उसने अदृश्य दीवार पर हाथ मारा और बाहर चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लोग अपना जीवन चलाते रहे, बस इतना ही। कभी कभी कोई हापजोग स्टेशन के पास पहुंचता था, लेकिन वे इस अदृश्य दीवार के संपर्क में आते ही गायब हो जाते थे। इसकी काफी संभावना थी कि वह जिस स्थान पर था और बाहरी दुनिया 2 अलग अलग आयाम थे। जिन वू ने इस जगह से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, जिससे एक नया अलर्ट संदेश पॉप अप हुआ। आप कालकोठरी से बाहर नहीं निकल सकते। कृपया पहले बॉस को हराएं या रिटर्न क्रिस्टल ढूंढें। यह पहले जैसा ही संदेश था। जैसे ही उसने सबवे स्टेशन के तीसरे निकास द्वार के अंदर पैर रखा, उसके पास मौजूद चाबी गायब हो गई और जब तक जिन वू को एहसास हुआ कि चीजें काफी गड़बड़ हो गई हैं और वह जल्दी से वहां से निकलने के लिए मुड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह तीसरे निकास के भीतर एक छिपा हुआ गेट या किसी प्रकार का द्वार ढूंढने के बारे में सोच रहा था जो उसे कालकोठरी में ले जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी तरह से गलत थी। और नियमित कालकोठरियों से बिल्कुल अलग, वह अपनी इच्छानुसार बाहर भी नहीं निकल सकता था। यह अन्य कालकोठरियों से अलग है। जिन वू ने एक लंबी कराह निकाली और अपने पीछे देखा। अब वह जो देख सकता था वह सबवे स्टेशन का आंतरिक भाग था जो जंगल में तब्दील हो गया था। दीवारें घुमावदार लताओं से मोटी थीं और सड़ती लाशों जैसी बासी गंध ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया था। अरे, उसने बीच बीच में दूर से जंगली जानवरों की चीखें भी सुनी। ऐसा नहीं था कि हापजोग स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास कहीं कोई छिपा हुआ प्रवेश द्वार था, बल्कि पूरा स्टेशन कालकोठरी बन गया था। जिन वू ने अपनी इन्वेंटरी से स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकाला। आइटम किम सांग सिक्की स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड। आक्रमण +10। उसकी पीठ बंद थी और उसके पास बाहर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प बचा था। जिन वू ने घबराहट से अपनी लार निगल ली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गया। उसने अपनी सांसें रोक ली और अपने आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल सका।
हालांकि कालकोठरी में खतरों को कम आंकना वास्तव में वर्जित था। निम्न श्रेणी के राक्षसों में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी उपस्थिति को अच्छी तरह छिपाना और छिपना जानते थे। नहीं, शायद इसलिए कि उसकी रैंकिंग इतनी कम थी कि उसके पास छिपने और अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शौचालयों के पार उसने गहराई में प्रवेश किया और भूमिगत शॉपिंग सेंटर का सामना किया। दुकानें जर्जर हो चुकी थी और पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, किसी भी अन्य चीज की तुलना में वे किसी खंडहर की तरह लग रही थी। टिमटिमाते ओवरहेड लैंप की धुंधली रोशनी में दुकानों के मानव रहित खंडहर खोलों को देखकर कुछ बहुत ही डरावना और भयावह महसूस हुआ। कुछ दीपक ऐसे टिमटिमाते रहे मानो उनका जीवन समाप्त होने वाला हो। जिन वू ने फर्श की टूटी टाइलों के बीच से उगे हुए घास फूस पर सावधानी से कदम रखा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने बेचैनी की एक सामान्य आभा को भांप लिया और अपने आसपास का निरीक्षण किया। सब कुछ बहुत शांत और स्थिर लग रहा था, लेकिन उसे किसी चीज पर नजर पड़ने का एहसास हुआ। और फिर ये गंध भी थी। कहीं से किसी जानवर के शव की गंभीर रूप से सड़ी हुई गंध आ रही थी और आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। जिन वू के लिए, जो अक्सर कालकोठरी में प्रवेश करते थे, यह एक परिचित गंध थी। ये गंध एक पशु प्रकार के राक्षस की थी। हालांकि उसे अभी भी इसका कोई पता नहीं मिल सका। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिकारी अपने शिकार का पीछा कैसे करता है। ओह, तो आप छिपकर रहना चाहते हैं और अपने मौके का इंतजार करना चाहते हैं, क्या ऐसा है? उस स्थिति में उसे इसे एक देना चाहिए। जिन वू ने जानबूझकर घूमकर अपनी पीठ थपथपाई और बहुत धीरे धीरे उस रास्ते पर फिर से चलने लगा जो उसने अब तक अपनाया था। जैसे ही शिकार की पीठ दिखाई देती है, जानवर उस पर झपटने की कोशिश करता है। एक पशु प्रकार का राक्षस अलग नहीं होगा। और ऐसा तब हुआ जब उसने अपना तीसरा कदम उठाया। उसके पीछे एक कपड़े की दुकान की खिड़की टुकड़े टुकड़े हो गई और कुछ उछलकर बाहर आ गया। और यह चीज जैसे ही जमीन पर उतरी, एक ही बार में जिन वू की खुली गर्दन की ओर छलांग लगा दी। जिन वू इस तरह के एक गुप्त हमले के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए लगभग तुरंत ही उसने ध्वनि की दिशा में तलवार घुमा दी। यह एक पूरी तरह से क्रियान्वित सहज जवाब था। ब्लेड की तेज धार से जीव का जबड़ा खुल गया। राक्षस ने दर्द भरी चीख निकाली और वह जिन वू से दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा और ढेर में इधर उधर लुढ़क गया। वह एक विशाल भेड़िया था जिसके बालों पर लाल रंग का कोट था। भेड़िया अपने कटे हुए पंजे के साथ इधर उधर घूमता रहा जैसे कि वह बहुत दर्द में हो। जब उसने करीब से देखा तो इसका नाम भी पेनल्टी जोन के सेंटीपीड्स की तरह इसके सिर के ऊपर दिखाई दिया, आयरन फैंग लाइकान। हालांकि पहले के विपरीत इसका नाम लाल नहीं बल्कि सफेद अक्षरों में था। यहां बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। यह उत्तम अवसर था जबकि राक्षस अपने घाव से हिल भी नहीं सकता था। जिन वू ने अपना शरीर आगे की ओर किया। वह तेजी से दौड़ा और अपनी तलवार से उस प्राणी का सिर धड़ से अलग कर दिया। लाइकन ने अंतिम दहाड़ मारी और उसके बाद सांस लेना बंद कर दिया। आपने एक आयरन नुकीले लाइकान को मार डाला है। हालांकि जीत की खुशी अस्थायी थी। दुकान के अंधेरे के पीछे से दो और लाइकन अपने छिपने के स्थान से बाहर कूद पड़े। अरे, यह एक पैकेट में था। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने बड़े बड़े नुकीले दांत दिखाए और एक पल में दूरी तय कर ली। जिन वू की अभिव्यक्ति निराशाजनक रूप से उखड़ गई। पूरे उत्साह के कारण उसने बहुत जोर से तलवार प्रहार किया, क्योंकि तलवार जमीन पर बहुत गहराई तक धंस गई थी और उसने बाहर आने से इनकार कर दिया था। ये कहीं अटक गई है। इसी समय लाइकेंस में से एक ने उसके चेहरे पर निशाना साधा और उछल पड़ा। जिन वू नीचे झुक गया। लाइकन उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और समय पर रुकने में विफल रहने के बाद सीधे जमीन पर जा गिरा। जब इसके नुकीले दांत पत्थर के फर्श से टकराते ही कठोर सतह पर तुरंत दरारें पड़ गईं। मुझे लगता है कि इसे यूं ही आयरन फैंग नहीं कहा जाता है। निस्संदेह उसके पास वहां रुककर इस दृश्य की प्रशंसा करने की छूट नहीं थी। इस समय भी एक और राक्षस उसके सामने की ओर भाग रहा था। उसकी तलवार ने फिलहाल अपनी सांसारिक जेल से मुक्त होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जिन वू के पास फिलहाल तलवार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने लाइकन को करीब आते हुए एक जोरदार मुक्का मारा। हवा के अलग होने की हाड़कंपा देने वाली आवाज के साथ उसकी मुट्ठी सीधे आगे की ओर उड़ गई। बस एक ही वार हुआ और लाइकान का सिर फट गया। अब बिना सिर वाले लाइकन की लाश ऊपर की छत से टकरा गई और फिर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गई। जिन वू की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध होकर अपनी ही मुट्ठी को देखने लगा। वह कितनी अप्रत्याशित विनाशकारी शक्ति थी। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।
सोलो लेबलिंग एपिसोड 14। एकमात्र जीवित लाइकान जो अभी अभी जिनवू के सिर के ऊपर से उड़ रहा था ने ये दृश्य देखकर अपनी पूंछ नीचे कर ली और लड़खड़ाते हुए कदम पीछे की ओर उठाने लगा। क्या यह उसके द्वारा अपनी ताकत की स्थिति बढ़ाने का नतीजा था? पूरी तरह से स्तब्ध सियोंग जिनवू अपने दांतों को बंद नहीं कर सका क्योंकि बिना सिर वाले लाइकान के पैर पत्ते की तरह हिल रहे थे, इससे पहले कि उसकी गति हमेशा के लिए बंद हो जाए। तभी उसने परिचित यांत्रिक बीप को फिर से बजते हुए सुना। आपने एक आयरन नुकीले लाइकान को मार डाला है। एक रिंग बजी। लेवल अप हुआ। मेरा स्तर ऊपर उठ गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने ये गलत न सुना हो, जिनवू ने जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो तक पहुंच बनाई। नाम सियोंग जिनवू। लेवल 2। कक्षा कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। HP 205। MP 22। थकान 0। स्टेट ताकत 32। सहन शक्ति 11। एजिलिटी 11। बुद्धि 11। धारणा 11। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। कौशल निष्क्रिय कौशल अज्ञात LV। अधिकतम शारीरिक LV 1। सक्रिय कौशल -LV 1। उसका स्तर सचमुच बढ़ गया और जब एक स्तर ऊपर चला गया तो उसके सभी आंकड़ों में एक अंक जोड़ दिया गया। जैसा कि यह निकला, ये केवल खोज पुरस्कार नहीं थे जो उसके आंकड़ों के मूल्यों को प्रभावित कर सकते थे। लेवल अप के माध्यम से भी उसके आंकड़ों में सुधार करना संभव था। सोचने के लिए मैं वास्तव में स्तर ऊपर कर सकता हूं। उसने केवल एक अस्पष्ट उम्मीद रखी थी, लेकिन यह वास्तव में वास्तविकता बन गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके ऊपर मुझे लेवल ऊपर करने से अधिक अतिरिक्त अंक मिलते हैं। खोज पुरस्कारों से उसे प्राप्त स्टेट पॉइंट 3 थे। इस बीच उसे एक बार लेवल ऊपर करने से 5 प्राप्त हुए। हालांकि उसे ये तथ्य पसंद नहीं था कि वह उन बिंदुओं को अपनी पसंद के अनुसार स्वतंत्र रूप से वितरित नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी लेवल अप के माध्यम से उसकी वृद्धि बहुत अधिक थी। इसके अलावा ऐसी भी बात थी कि खोज दिन में केवल एक बार उपलब्ध होती थी, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना थी कि लेवल अप करने पर ऐसे प्रतिबंधों का असर नहीं पड़ेगा। मैंने केवल 2 को मारा, लेकिन मेरा स्तर ऊपर उठ गया। ये वीडियो गेम जैसा ही था। जब उसका स्तर नीचा था तो वह थोड़े ही समय में इसे बहुत अधिक बढ़ा सकता था, और वर्तमान में जिनवू केवल स्तर 2 पर था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह ढेर में सबसे नीचे था। हालांकि वह ऐसा भी नहीं था जिसे कोई सामान्य निम्न स्तर का खिलाड़ी कह सके। उसकी ताकत का आंकड़ा पहले ही 30 से अधिक हो चुका है। यदि हर बार लेवल ऊपर आने पर स्ट्रेंथ स्टेट एक अंक बढ़ जाता है तो जिनवू की स्ट्रेंथ का स्टेट वैल्यू लेवल 20 या उससे अधिक के बराबर होगा। क्या होगा यदि स्तर 20 के मूल्य की स्ट्रेंथ स्टेट रखने वाला उपयोगकर्ता स्तर 1 के शुरुआती शिकार क्षेत्र में शिकार करता है? दूसरे शब्दों में, विस्फोटक स्तर बढ़ रहा है। मानो अपने अनुमान को साबित करने के लिए उस मौके के पीछे की विनाशकारी शक्ति आसानी से उसकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक हो गई। ताकत का आंकड़ा भले ही 3 गुना से अधिक हो गया हो, लेकिन वास्तविक शारीरिक शक्ति में अंतर उससे कहीं अधिक था। जिनवू का मूल शक्तिमान 10 था। 10 और 30 की शक्ति स्थिति के बीच 3 गुना का अंतर था, लेकिन उत्पादित वास्तविक बलों के बीच का अंतर इससे कहीं अधिक था। ये हो सकता है। क्या होगा यदि जैसे जैसे स्टेट का मूल्य बढ़ता गया, वजन भी जोड़ा जाता है? यदि ऐसा होता तो ऐसे विनाशकारी बिजली उत्पादन को आसानी से समझाया जा सकता था। साथ ही उसकी चलने की गति भी बढ़ गई थी। यदि यह अतीत में होता तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह किसी जानवर के चौतरफा हमले से आसानी से बच पाता, न ही उसका मुक्का इतना तेज चल पाता कि हवा के टूटने की आवाज पैदा कर पाता। सही है, मेरी मांसपेशियों में शारीरिक ताकत बढ़ गई है, तो जाहिर तौर पर रास्ते में मेरी गति भी बढ़ गई होगी। केवल उसकी शक्ति प्रतिमा को ऊंचा उठाने से उसकी शक्ति और गति दोनों बढ़ गई थी। लाइकेंस के विरुद्ध लड़ाई ने यह साबित कर दिया। तो इसके बजाय अगर वह अपनी एजिलिटी बढ़ा दे तो क्या होगा? उसकी जिज्ञासा चरम पर थी, लेकिन इस समय पता लगाने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। यदि वह अपनी ज्वलंत जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता था तो उसे बस अपने आंकड़े यथाशीघ्र बढ़ाने होंगे। यहां तक कि अभी भी वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि एजिलिटी स्टेट में खोज पुरस्कार के रूप में उसे मिले अंकों का निवेश करना थोड़ा बेकार लग रहा था। यदि उसने अपनी स्ट्रेंथ स्टेट को मजबूत किया तो उसकी शक्ति और गति दोनों ही बढ़ जाएंगी, तो एजिलिटी स्टेट में निवेश करने का क्या मतलब था? चूंकि उसके विचार ऐसे थे, तो यहां आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था। मुझे कई बार वास्तव में तेजी से स्तर ऊपर उठाना होगा। वास्तव में वह लेवल अप के माध्यम से एजिलिटी स्टेट को बढ़ाएगा। बचाए गए प्रत्येक छोटे पैसे से अंततः उसे बाद में एक पैसा मिल जाएगा।
यदि वह एक समय में मूल्यों में एक बिंदु बढ़ाता है तो देर सवेर उसे अंतर महसूस होगा। जिन वू ने जमीन से तलवार निकाल ली। उस स्थिति में क्या मैं वास्तव में शुरुआत करूंगा? आखिरकार एक और राक्षस था जिसे उसे मारना था। वैसे वह कहां गायब हो गया? लाइकन, जो निश्चित रूप से कहीं पास में था, उसके ध्यान देने से पहले ही हवा के साथ उड़ गया था। जिन वू ने जल्दी से अपने आसपास की जांच की, लेकिन उसे प्राणी का एक भी निशान नहीं मिला। बहुत संभव है जब वह स्टेटस विंडोज में डूबा हुआ था तो वह पूंछ घुमाकर भाग गया था। खैर, उसे तभी पता चल जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है जब उसने अपनी पूंछ नीचे की और सावधानीपूर्वक उसके मन का अध्ययन किया। जिन वू ने अपने होठों को थपथपाया, यह महसूस करते हुए कि अनुभव बिंदुओं का एक बंडल उसकी पकड़ से छूट गया था। क्या ये चीजें जादुई क्रिस्टल जैसी चीजें भी देती हैं? उसके दिमाग में अचानक आए विचार ने उसे रोक दिया। गेट के भीतर दिखाई देने वाले सभी राक्षसों के पास एक या कभी कभी कई जादुई क्रिस्टल होते थे। यदि कोई भाग्यशाली रहा तो रून पत्थर भी मिल सकता है। जादुई क्रिस्टल का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और वे अकेले ही राजसी रकम के लिए आदान प्रदान करते थे। रून पत्थरों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है, जिनका उपयोग शिकारी बिल्कुल नए कौशल सीखने के लिए कर सकते हैं। ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि शिकारियों के छापे में भाग लेने का कारण केवल संबंधित संगठनों से किया गया भुगतान का वादा नहीं था, बल्कि ये जादुई क्रिस्टल भी थे। जिन वो भी एक शिकारी था। वह इन राक्षसों को मारने में सफल रहा था, इसलिए उसके काम के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाना कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ किसी तरह का अन्याय हुआ है। थोड़ा दुखी महसूस करते हुए उसने लाइकन का पेट काट दिया, लेकिन ये समय की बर्बादी साबित हुई। ऐसा लगता था कि ये जीव सामान्य राक्षसों से मौलिक रूप से भिन्न थे। बात यह थी कि उसने अपने अब तक के करियर में कई अलग अलग कालकोठरियों में प्रवेश किया था, लेकिन उसने भेड़िए जैसे राक्षसों को पहले कभी नहीं देखा था। जिन वू ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वापस खड़ा होने वाला था, लेकिन फिर उसने मृत लाइकान के मुंह में कुछ चमकता हुआ देखा। इसलिए उसने जीव के पंजे खोले। लाइकान का एक नुकीला दांत प्रकाश की किरण उत्सर्जित कर रहा था। जब जिन वू बाहर पहुंचा तो उसके सामने एक नया संदेश आया। आपको आइटम द कैनाइन ऑफ ए लाइकान मिला, इसे लें। अवश्य। आइटम लाइकान का कैनाइन। दुर्लभता कोई नहीं। प्रकार विविध। लाइकान की एक बड़ी और नुकीली कैनाइन। इन्वेंटरी में संग्रहित किया जा सकता है या स्टोर पर बेचा जा सकता है। कैनाइन दांत को घूरते समय जिन वू थोड़ा घबरा गया। वहां एक दुकान भी थी। जिस सिस्टम से वह परेशान था, उससे कम अनुकूल सिस्टम आपको कहां मिलेगा। सोचने के लिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अंतिम उपयोगकर्ता को इसके किसी भी कार्य के बारे में जानने से पहले इसे अपने शरीर के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना होगा। दंड खोज के दौरान उसे ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और परिणामस्वरूप वह लगभग मर ही गया। जिन वू ने अपने दांत पीसकर इस स्टोव चीज को बुलाने की कोशिश की। इकट्ठा करो। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी प्रत्याशा बढ़ गई। उसने सोचा कि क्या स्टोव घोषित करने वाले साइनबोर्ड वाली एक दुकान और एक एनपीसी व्यापारी द्वारा संचालित वीडियो गेम की तरह वास्तव में उसके सामने आ सकती है। हालांकि इसके बजाय जो दिखाई दिया वह होलोग्राम अनुमानों की तरह हवा में तैरते हुए हरे अक्षरों का एक गुच्छा था, ठीक उसी तरह जब वह अपने मेलबॉक्स तक पहुंचा था। और वहां भी केवल 2 शब्द थे, खरीदना और बेचना। ये कितना सरल स्वादिष्ट स्टोव था। जिन वू ने खरीदे का चयन किया। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह स्टोव में उपलब्ध सामान के बारे में जानने को उत्सुक था। दुर्भाग्य से उसके लिए स्टोव एक ठंडा ग्राहक साबित हुआ। खरीदे फंक्शन तक पहुंचने के लिए आपका स्तर बहुत कम है। वह पहले से ही उन स्थानों के कोल्ड शोल्डर उपचार से परिचित था जिसके लिए उसे भुगतान करना पड़ता था, इसलिए यह ठीक था। जिन वू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना ध्यान सेल पर केंद्रित कर लिया। क्या आप आइटम द कैनाइन ऑफ ए लाइकान बेचेंगे? हाँ। सिक्कों की चिपकने वाली आवाज के साथ उसकी सूची आगे दिखाई दी। डिस्प्ले के ठीक नीचे गोल्ड वाले कॉलम में वह वहां दिखाई दे रहे नंबर 20 को देख सकता था। वह जगह कल खाली थी। 20 गोल्ड। वह वास्तव में वास्तविक जीवन में उस पैसे का उपयोग नहीं कर सका और वह अभी तक स्टोव का भी ठीक से उपयोग नहीं कर सका, इसलिए उसे पता नहीं था कि वास्तव में इस 20 सोने का मूल्य कितना था। ओह अच्छा, ई श्रेणी के कालकोठरी के प्राणी ने शुरुआत में मुझे कोई अच्छी लूट नहीं दी होगी। भले ही गेट्स के पार पाए गए कालकोठरों और इस तथाकथित तत्काल कालकोठरी के बीच अंतर था, दिन के अंत में वही अंतर होगा। फिर भी जिन वो ये सुनिश्चित करना चाहता था, इसलिए वह दूसरे मृत लाइकान को इकट्ठा करने वाला था, लेकिन उसने इसके बजाय एक फेसपालम कर लिया। मैंने तो इसका पूरा सिर ही उड़ा दिया है ना।
जब जिन वू कहीं और जाने के लिए मुड़ा तो उसे कड़वाहट महसूस हुई। 20 सोना और उसका अज्ञात मूल्य उसे वापस बुला रहा था, लेकिन वह एक ऐसे कुत्ते की तलाश में समय बर्बाद नहीं कर सकता था जो इस मंदरोशनी के तहत कहीं भी उड़ सकता था। हालांकि जैसे ही वह पलटा, कड़वाहट की भावनाएं एक पल में दूर हो गईं। बादल की गरज सुनाई दी। खैर, अब जिस लाइकान के बारे में उसने सोचा था कि वह भाग गया है, वह वास्तव में अपने दोस्तों के एक समूह के साथ वापस आ गया है। जिन वू के चेहरे पर एक अद्भुत उज्ज्वल मुस्कान खिल गई। साधारण नजर में भी यहां उनकी संख्या 20 से अधिक होनी चाहिए। 1 मिनट, क्या इस तरह की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए यह सही शब्द था? जो कुछ भी, वैसे भी यह निश्चित रूप से किसी की खुशी व्यक्त करने वाला एक शब्द था। जिन वू ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम्हारे कैनाइन को छोड़कर मैं तुम सबका नरसंहार कर दूंगा। जब पैसे कमाने के जुनूनी एक आदमी की डरावनी दृष्टि लाइकेंस पर पड़ी, तो वे भयभीत हो गए और थोड़ा कांप गए। यही वह समय था जब जिन वू ने बिना किसी दया के उन पर हमला कर दिया। रिंग की आवाज आई, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। जैसी कि उसे उम्मीद थी, उसका स्तर बहुत तेजी से ऊपर उठा। बस पहली मंजिल के हर कोने की खोज करने और जितने भी लाइकन मिल सके उन्हें मारने से जिन वू का स्तर सीधे 7 तक पहुंच गया। दूसरे शब्दों में, वह 5 सीढ़ियां चढ़ चुका था। जब उसने अपने से दूर भाग रहे आखिरी राक्षस को पकड़ लिया और मार डाला, तो उसके सामने एक अजीब संदेश आया। आपने एक शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला, प्राप्त कर लिया है। एक शीर्षक भेड़ियों का वध करने वाला। भेड़ियों का शिकार करने में कुशल शिकारी को दी जाने वाली उपाधि। पशु प्रकार के राक्षसों का सामना करते समय आपके सभी आंकड़े 40% तक बढ़ जाएंगे। जब उसने देखने के लिए अपनी स्टेटस विंडो खोली, तो शीर्षक कॉलम वास्तव में अपडेट किया गया था। नाम, सियोंग जिनवू। स्तर 7, कक्षा कोई नहीं। शीर्षक भेड़ियों का वध करने वाला। HP 766, MP 81, थकान 3, स्टेट ताकत 37, सहन शक्ति 16, एजिलिटी 16, बुद्धि 16, धारणा 16, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। कौशल, निष्क्रिय कौशल, अज्ञात LV, अधिकतम शारीरिक LV 1, सक्रिय कौशल -LV 1, पशु प्रकार के राक्षसों के खिलाफ लड़ते समय आंकड़ों में बोनस वृद्धि 40%। हालांकि प्रभाव थोड़ा सीमित था, फिर भी उसके आंकड़े 40% बढ़ गए। अब ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वहां बहुत सारे पशु प्रकार के राक्षस हैं, तो क्या यह उन पर भी लागू होगा? यदि ऐसा होता, तो वह भविष्य के छापों में भाग लेते समय राक्षसों को आसानी से मारने में सक्षम होगा। हालांकि अपने नए शीर्षक की उपेक्षा करते हुए भी उसने बड़ा समय कमाया। 34 भेड़िया कुत्ते, 2 जंग लगे खंजर, यात्रियों के कपड़ों का एक सेट और एक रिटर्न क्रिस्टल। इन भेड़ियों को मारते समय उसने सीखा कि वह कभी कभी उनके पेट से लूट का माल ढूंढ सकता है। बेशक उनमें से कोई भी उतना उपयोगी नहीं था। जंग लगे खंजर में अब तक इस्तेमाल की जा रही तलवार की तुलना में कम हमले की शक्ति थी, और यात्री के कपड़े कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वह वास्तव में पहन सकता था, लेकिन बस कुछ यादृच्छिक जाप्तेम जो उसने किया था स्टो पर जा सकता है। जब उसने उन सभी को बेच दिया, तो उसने केवल 1000 से अधिक स्वर्ण अर्जित किए। वर्तमान सोना 1060। उद्धरण डॉट। फिर भी मैं वास्तव में जश्न नहीं मना सकता। क्या मैं मना सकता हूं? खैर, चाहे उसने इस सोने की चीज को कितना भी जमा कर लिया हो, वह उनका उपयोग नहीं कर सका। कम से कम अभी तो नहीं। सोने के अलावा जो एकमात्र चीज बची थी, वह रिटर्न क्रिस्टल थी। जब वह कालकोठरी से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो संदेश में कहा गया कि अगर वह निकलना चाहता है तो उसे एक रिटर्न क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। और अब उसके पास रिटर्न क्रिस्टल था। यदि वह चाहता तो किसी भी समय भाग सकता था। उसने खुद को एक चौराहे पर पाया। सामने सीढ़ियां नीचे दूसरी मंजिल तक जाती थीं, और उसने हाथ में एक रिटर्न क्रिस्टल कसकर पकड़ लिया। क्या मैं जारी रखूं या पीछे हट जाऊं? यदि यह अतीत में होता तो वह संकोच नहीं करता और बाद वाले को चुनता। इस तरह वह अपने दयनीय आंकड़ों के साथ उन सभी छापों से बचने में कामयाब रहा। सभी ने कहा कि उसका अब तक जीवित रहना एक चमत्कार है, लेकिन वास्तव में वह अपनी पसंद के बारे में होशियार होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अब कहानी अलग थी। वह यहां से पीछे हटना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर उसने अब जाने सर का मुंह बना लिया, तो वह अपने जीवन में कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मैं पहले ही काफी बार पीछे हट चुका हूं, ठीक है। क्या उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार सिर के बल कूदना ठीक नहीं होगा? जिन वू ने रिटर्न क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लिया। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम हल्के थे।
सोलो लेबलिंग का पूरा नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल नोवेल फन हिंदी को ज्वाइन करें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 15। गेट्स की कालकोठरियों के विपरीत तत्काल कालकोठरी के भीतर रिस्पॉन्ड नामक एक चीज थी। जब वह दूसरी मंजिल पर पाए जाने वाले हर एक राक्षस का सफाया कर रहा था तो पहली मंजिल के सभी राक्षस फिर से पैदा हो गए। जब वह उनसे निपटने के लिए वापस ऊपर गया तो दूसरी मंजिल पर राक्षस फिर से प्रकट हो गए। रिंग बजी। लेवल अप, लेवल अप। जिन वो पहली और दूसरी मंजिल के बीच कूदता रहा और राक्षसों को तब तक मारता रहा जब तक कि उसका स्तर ऊपर नहीं उठ गया। कौन जानता है कि मुझे इस जैसा दूसरा अवसर कब मिलेगा। रास्ते में वह इस जगह का इतना आदी हो गया कि वह यह अनुमान लगाने में सक्षम हो गया कि राक्षस कहां से और कैसे उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। एक बंदर छत से गिर रहा था। वह छत से गिरते हुए बंदर जैसे राक्षस के पंजों से हल्के से बच गया और अपनी तलवार से उसकी छाती में वार कर दिया। और तब बाएं और दाएं से एक एक बिल्ली, और फिर उसने अपनी तरफ से उस पर कूद रहे ब्लैक पैंथर जैसे प्राणियों की गर्दनें व्यवस्थित ढंग से काट दी। सिस्टम की विंडो बजने लगी। आपने ब्लेड क्लॉ ब्रिगा को मार डाला है। आपने एक ब्लैक शैडो रजान को मार डाला है। आपने एक ब्लैक शैडो रजान को मार डाला है। और इन तीनों के साथ वह दूसरी मंजिल के अंत में आ गया था। उसने दूसरी मंजिल को एक बार फिर साफ कर दिया था। हालांकि काफी समय से उसका स्तर 15 से आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहली दो मंजिलों के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचना ही सीमा थी। आंकड़े। स्टेट ताकत 45, सहन शक्ति 24, एजिलिटी 24, बुद्धि 24, धारणा 24, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। लेवल 15 होने के साथ उसके आंकड़े काफी बढ़ गए थे। उसकी एजिलिटी अब लगभग 25 पर थी। आखिरकार उसे एजिलिटी और ताकत की स्थिति के बीच अंतर महसूस हुआ जब एजिलिटी 20 के मान पर पहुंच गई। एजिलिटी ने उसकी गति नहीं बढ़ाई, बल्कि ऐसा लगा मानो प्रतिद्वंद्वी की गति उसकी धारणा में बहुत धीमी हो गई हो। बिल्कुल धीमी गति वाला वीडियो देखने जैसा। बंदर के छत से गिरने और तेंदुओं के उस पर झपटने के दृश्य धीमी गति में दिखाए गए। क्या उसे इसका वर्णन इस प्रकार करना चाहिए कि वह अपनी इच्छानुसार समय के प्रवाह में हेरफेर करने में सक्षम है। दुश्मनों के हमलों से बचना आसान हो गया और साथ ही उन पर हमला करना भी आसान हो गया। जैसा कि शब्द में निहित है, वह वास्तव में अधिक चतुर हो गया था। तथाकथित गति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर थी कि इसे कौन देख रहा है। उसकी एजिलिटी स्थिति जितनी अधिक होगी, उसके और उसके दुश्मनों के बीच अंतर उतना ही बड़ा होगा। उसके दृष्टिकोण से वह ऐसा लग रहा था मानो वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा हो। यदि ताकत एजिलिटी दोनों एक साथ बढ़ती हैं तो उनका तालमेल बहुत अविश्वसनीय होना चाहिए। एजिलिटी स्टेट का वह उसका अंतिम मूल्यांकन था। इन सब के अलावा जिन वू ने अपनी निगाहें दूसरी ओर हटा ली। अब मैं क्या करूं? वह तीसरी मंजिल की ओर नीचे जाने वाली सीढ़ियों को देख रहा था। एक कारण था कि उसने पहली दो मंजिलों में शिकार करना जारी रखा, जबकि उससे भी नीचे जाने का रास्ता था। यह मुझे डरा रहा है। उसकी धारणा इतनी अधिक होने के कारण वह वहां छिपी किसी अशुभ चीज की आभा को पहले की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से महसूस कर सकता था। निस्संदेह नीचे कहीं कोई बहुत मजबूत चीज छिपी हुई थी। ये जानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं थी। जिन वू को वह संदेश याद आया जो उसने इस तत्काल कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर देखा था। आप कालकोठरी से बाहर नहीं निकल सकते। कृपया पहले बॉस को हराएं या रिटर्न क्रिस्टल ढूंढें। बॉस का अस्तित्व। जिन वो अपने स्तर को बढ़ाने के लिए पहली दो मंजिलों पर घूम रहा था जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ सका। ये सब इस बॉस से लड़ने के उद्देश्य से था। उसने खुद को जितना संभव हो सके तैयार किया था, लेकिन जब वास्तव में वहां जाने का समय आया तो वह पसीने से तर हो गया और घबरा गया। जिन वू ने अपने दोनों गालों पर हल्के से थप्पड़ मारा। मेरा मतलब है, मैं एक कालकोठरी में प्रवेश कर चुका हूं, इसलिए मैं ये देखे बिना नहीं जा सकता कि यह बॉस कैसा दिखता है। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? चरम स्थिति को बनाए रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में तनाव आवश्यक था, और यह राशि उसके लिए बिल्कुल सही थी। जिन वू ने अपने दोनों हाथों से तलवार को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब कदम पहले की तुलना में असामान्य रूप से लंबे महसूस हुए तो क्या उससे गलती हुई होगी? उसने लार निगल ली। रोशनी पहली दो मंजिलों से भी बदतर थी, लेकिन यह देखने में कोई समस्या नहीं थी कि वह कहां जा रहा है। क्या यह मेरी परसेप्शन स्टेट की वजह से है? वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसकी दृष्टि में काफी सुधार हुआ है। वह सावधानी से नीचे की ओर चढ़ गया और आखिरकार उसे मेट्रो ट्रेनों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेलवे सुरंग दिखाई दे गई। उसने देखा कि रेलवे कहां हुआ करती थी। जिस सुरंग का उपयोग ट्रेनों द्वारा किया जाना चाहिए था,
वह अब जेट काले तरल से भर गई थी। यह क्या है? एक मेट्रो सुरंग के बजाय अब ये झील या नदी की तरह है। जैसे ही जिनवू ने करीब से देखने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया, काले पानी की सतह से निकली एक लंबी लट्ठे जैसी वस्तु। यह तेज है। पलक झपकते ही जो चीज उसकी नाक के सामने आ गई, वह कोई लट्ठा नहीं, बल्कि उसकी मोटाई के बराबर का एक सांप था। आश्चर्यचकित होकर जिनवू केवल तलवार घुमा सकता था और सांप के सिर पर हमला कर सकता था। जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है! वह फुफकारते सांप की दिशा को भटकाने में सफल तो हुआ, लेकिन उसकी भरोसेमंद स्टील की लंबी तलवार प्रभाव से टूटकर अलग हो गई। जिनवू ने आश्चर्य से पीछे देखा। सांप भी उसके पलटवार से आश्चर्यचकित हो गया होगा, क्योंकि उसने तुरंत पीछा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ दूरी पर खुद को लपेटते हुए उसे घूरने का विकल्प चुना। दलदल का शासक, जहर नुकीला नीला कसाका। जिनवू राक्षस का नारंगी रंग का नाम स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह उन प्राणियों की तुलना में अतुलनीय रूप से तेज और अधिक शक्तिशाली प्राणी था जिनके नाम सफेद रंग में लिखे हुए थे। फिर भी जादुई ऊर्जा से मजबूत की गई तलवार इस तरह टूट सकती है। जिनवू ने घबराहट से थूक निगल लिया और कसाका नामक बॉस राक्षस का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उसके पूरे शरीर को ढकने वाली नीली परतें तैलीय तरीके से चमक रही थी, मानो उसने खुद को मोटे कवच से लपेट लिया हो। उसे क्षति पहुंचाने के लिए कोई खाली जगह नहीं थी। तलवार के वार पहले स्थान पर काम नहीं करते। भूसे के मामले में भी यही कहानी होगी। जब जिनवू के विचार वहां पहुंचे, तो कासाका ने अपने शिकार पर अपना विश्लेषण समाप्त कर लिया, क्योंकि आखिरकार वह एक बार फिर उस पर झपटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, ये गति का एक भयावह मोड़ था, ये निश्चित है। जिनवू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह आ रहा है। जब उसने कड़ी मेहनत की, तो वह अब कसाका के हमले को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसे वह शुरुआत में ठीक से समझ भी नहीं सका था। यह सब बढ़ी हुई चपलता स्टेट के कारण था। इससे पहले कि कसाका ने अपने पंजे चौड़े किए और उसे निगलने की कोशिश की, जिनवू ने तेजी से कदम बढ़ाया और हमले को अपने ऊपर से गुजरने दिया। उसी समय उसने प्राणी के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे हेडलॉक में पकड़ लिया। फिर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जिनवू की ताकत का आंकड़ा लगभग 50 पर था। सांप की मुख्य धमनी के चारों ओर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दबाव कस गया। सांप उसकी पकड़ से छूट नहीं सका और इधर उधर छटपटाया जैसे उसे दर्द हो रहा हो। जिनवू ने अपने दांत पीस लिए और अपनी भुजाओं को और भी मजबूत कर लिया। जिनवू का शरीर दीवारों और फर्श पर टकरा गया, लेकिन उसने अपनी बाहें नहीं छोड़ी। अगर मैंने यहां आने से पहले अपना स्तर उतना ऊंचा नहीं बढ़ाया जितना मैं उठा सकता था, क्या होगा और क्या हो सकता था, इसके बारे में सोचने का सचमुच कोई अंत नहीं था। हालांकि जिनवू के दिमाग में अभी भी सभी तरह के विचार घूम रहे थे। यदि उसने अपना स्तर सीमा तक नहीं बढ़ाया, यदि उसकी ताकत का आंकड़ा इतना अतार्किक रूप से ऊंचा न होता, फिर कसाका को मारने के लिए उसे अविश्वसनीय नरक से गुजरना पड़ता। नहीं, हो सकता है कि वह यही मर भी गया होता। इसलिए तुरंत नीचे न आने का उसका निर्णय समझदारी भरा साबित हुआ। उसकी पसंद सचमुच सही थी। एक भयानक शोर के साथ कसाका की खोपड़ी झुक गई और टूटकर अलग हो गई। आपने दलदल के शासक, जहर नुकीले नीले कसाका को मार डाला है। लेवल अप, लेवल अप, जैसा कि बॉस से अपेक्षा की जाती है। कसाका को मारने के बाद उसका स्तर 2 बढ़ गया। जिनवू ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। जो स्तर 15 पर रुका हुआ था वह उछलकर 17 पर पहुंच गया। केवल एक ही दिन में उसने पागलपन से अपना स्तर 1 से बढ़ाकर 17 कर लिया। अनुभव लिए उसने भी बॉस की भीड़ का शिकार नहीं किया। वास्तव में यदि यह बॉस की भीड़ होती तो ये सब लूट की बूंदों के बारे में होता। जब उसने मरे हुए सांप को देखना शुरू किया तो उसके ढीले शरीर के भीतर कहीं से प्रकाश के 2 धब्बे चमकने लगे। 2 आइटम, क्योंकि यह एक बॉस था। उसकी अभिव्यक्ति प्रसन्नता से भर गई। जिनवू प्रकाश के धब्बों की ओर बढ़ा। नोटिफिकेशन सुनाई दिया। आपने आइटम पॉइजन फैंग ऑफ कसाका की खोज की है। इसे लें। आपने आइटम कसाका की जहर की थैली की खोज की है। इसे लें। उन सबको ले लो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी हथेलियों पर हड्डी से बना एक खंजर और उसमें तरल पदार्थ से भरी एक छोटी थैली दिखाई दी। आइटम कसाका का जहर। दुर्लभता C। प्रकार खंजर। आक्रमण जोड़ 2-5। कसाका के जहरीले नुकीले दांत से बना एक खंजर। इस पर कसाक के जहर के निशान हैं, इसलिए हमला करने पर यह पक्षाघात और रक्तस्राव की स्थिति का प्रभाव पैदा करेगा। इन्वेंटरी में संग्रहित किया जा सकता है या स्टोर पर बेचा जा सकता है। स्थिति प्रभाव पक्षाघात, लक्ष्य हिलने में असमर्थ होगा। सफलता दर निश्चित है।
स्थिति प्रभाव, रक्तस्राव, लक्ष्य की सहन शक्ति 1% प्रति सेकंड कम हो जाएगी। जिन वू ने सिर हिलाया। खंजर हड्डी का नहीं, नुकीले दांत का बना हुआ है, उन विकल्पों के साथ यह कोई खराब चीज नहीं है। आगे थैली थी। आइटम, कसाका की जहर की थैली। दुर्लभता ए। प्रकार, औषधि। एक थैली जिसमें कसाका का परिष्कृत जहर होता है। कसाकों का शिकार करते समय ये बहुत ही कम पाया जा सकता है। इस जहर को पीने से आपको मजबूत त्वचा मिलेगी, लेकिन विषाक्तता आपकी मांसपेशियों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाएगी। प्रभाव, द आयरन स्केल्स ऑफ कसाका, शारीरिक क्षति में 20% की कमी। साइड इफेक्ट, क्षतिग्रस्त मांसपेशियां, ताकत -35। जिन वू की अभिव्यक्ति खुशी और पीड़ा के बीच बदलती रही। टूटी हुई लॉन्गस्वॉर्ड को बदलने के लिए कसाका का जहर फैंग एक अच्छा हथियार था। इसमें न केवल दोगुनी से अधिक आक्रमण शक्ति थी, बल्कि उसे पक्षाघात और रक्तस्राव के 2 स्थिति प्रभाव भी बहुत पसंद आए। हालांकि ये जहर की थैली थोड़ी अच्छी नहीं है। प्रारंभ में वह एक रेटिंग वाला एक आइटम पाकर वास्तव में प्रसन्न हुआ, लेकिन जब विवरण पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में वह पूरी तरह से खुश महसूस कर सके। बेशक सभी भौतिक क्षति को 20% तक कम करने का प्रभाव ए रैंक आइटम के लिए एक बढ़िया विकल्प था। हालांकि इसमें उसकी स्ट्रेंथ स्टेट को 35 तक कम करने का घातक जुर्माना भी लगाया गया। यह उसके लिए वास्तव में एक दर्दनाक नुकसान होगा, खासकर तब जब उसने अपने सभी अंक अपनी ताकत की स्थिति बढ़ाने पर निवेश किए। तो क्या यह प्रसिद्ध दोधारी तलवार थी? हो सकता है वह इस चीज का उपयोग तभी कर पाए जब उसकी स्ट्रेंथ स्टेट इतनी ऊंची हो गई हो कि 35 अंकों के नुकसान का उस पर जरा भी असर न पड़े, जो कि दूर के भविष्य में होना चाहिए। अभी इसे पीना असंभव था। फिलहाल मुझे इसे पकड़कर रखना चाहिए। दुखी भाव से उसने दोनों को अपनी इन्वेंटरी में जमा कर लिया। हो सकता है अगर ए रैंक का खंजर और सी रैंक की दवा निकल आती तो शायद उसे उतना बुरा नहीं लगता जितना अब लगता है। खैर, अगर आखिरकार वह बेकार होती तो उसे सी रैंक दवा से छुटकारा मिल गया होता। तभी एक नया संदेश सामने आया। बॉस की मृत्यु के साथ कालकोठरी का आंतरिक भाग अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। अचानक उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई और फिर उसे वापस सामान्य कर दिया गया। साथ ही उसकी इंद्रियों पर हल्का सा चक्कर आया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसने खुद को एक सामान्य सबवे स्टेशन के अंदर पाया। ऊपर की ओर रोशनियां चमक रही थी और सुरंग में भरा हुआ काला तरल पदार्थ भी खत्म हो गया था। लेकिन सब लोग कहाँ हैं? न केवल लोग, बल्कि रेलगाड़ियां भी अजीब तरह से रद्द थीं। उसने ये सोचते हुए समय भी देखा कि ट्रेनें दिन भर के लिए बंद हो गई हैं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन घड़ी रात के 10 बजे का संकेत दे रही थी। वह दोपहर के भोजन के समय के आसपास हापाजोंग स्टेशन में दाखिल हुआ, इसलिए उसने उस कालकोठरी के अंदर 9 घंटे से अधिक समय बिताया था। मैं काफी समय से वहां था, है ना? यदि उसकी थकान की स्थिति हर बार ऊपर आने पर ताजा नहीं होती, तो वह अब तक कई बार संचित थकान से उबर चुका होता। फिर भी क्या अभी भी ट्रेनों का परिचालन बंद करने की जल्दी नहीं है? जिन वू ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि एक भी ट्रेन नहीं आई, भले ही वह कितनी देर तक वहां इंतजार में खड़ा रहा। उसने फिलहाल स्टेशन छोड़ने का फैसला किया। जब वह बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था तो उसे एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही वह सतह पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ा, किसी ने ऊपर से जिन वू पर चिल्लाया। वहां कौन जाएगा? कौन जानता था कि किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज इतनी स्वागत योग्य लगेगी? जिन वू ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उसने एक सिपाही को राइफल लहराते हुए देखा। आप कौन है? तुम वहां से बाहर क्यों आ रहे हो? क्या आपने प्रसारण नहीं सुना? सैनिक की अभिव्यक्ति इतनी गंभीर थी कि जिन वू की अपनी अभिव्यक्ति भी एक पल में कठोर हो गई। कुछ हुआ क्या? क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सैनिक करीब आया, लेकिन फिर उसने जिन वू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखी। इसके टूटने के बाद इसे इन्वेंटरी में संग्रहित नहीं किया जा सकता था और जिन वू को इसे पीछे छोड़ने का मन नहीं था, इसलिए वह इसे ऐसे ही बाहर ले गया। यह देखकर सिपाही की आंखों की रोशनी तेजी से बदल गई। फिर उसने जिन वू की वर्तमान उपस्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अब जब इस सैनिक ने करीब से देखा तो जिन वू के कपड़ों में हाल ही में कई भयंकर युद्धों में भाग लेने वाले युवाओं के विभिन्न संकेत दिखाई दे रहे थे। सिपाही की सिकुड़ी हुई अभिव्यक्ति एक पल में हल्की हो गई। क्या आप किसी भी तरह से शिकारी हैं?